जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बायोलॉजी में एक नया चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है रिप्रोडक्शन सिस्टम यानी कि प्रजनन तंत्र। प्रजनन तंत्र के मतलब क्या होता है? अपने समान दूसरे संतति या संतान को जन्म देना ही क्या कहलाता है? प्रजनन। यानी अपने समान संतति के मतलब होता है कि आदमी का जो बच्चा है वो आदमी होना चाहिए, या जो जानवर है गाय का बच्चा गाय होना चाहिए, भैंस का बच्चा भैंस होना चाहिए, बकरी का बच्चा बकरी होना चाहिए। तो एक क्या है? अपने समान संतति है, तो उसी को क्या बोला जाता है? प्रजनन। अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि हाँ, अपने समान दूसरे संतति का उत्पन्न करना प्रजनन या जनन कहलाता है। तो जनन की क्रिया कितने तरह के होता है? दो तरह के, एक होता है अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। क्या होता है? एक अलैंगिक और दूसरा लैंगिक जनन। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि अलैंगिक जनन किसको बोलते हैं? इस प्रकार के जनन में नर युग्मक तथा मादा युग्मक की कोई आवश्यकता नहीं होता है। जो अलैंगिक जनन होता है उसमें नर और मादा युग्मक की कोई आवश्यकता नहीं होता है, यानी कि एक नर या मादा एक अकेला से भी प्रजनन हो जाता है। बोल रहा है कि यह जनन की क्रिया एक ही शरीर में हो जाती है। यह जनन कई प्रकार का होता है। जो अलैंगिक जो जनन है वो एक ही शरीर में होता है। ऐसा नहीं है कि उसमें दो जीव को अल्टीमेट होना पड़ेगा, या नर या नारी या मेल या फीमेल को क्या होना पड़ेगा? अल्टीमेट होना पड़ेगा। वो एक ही शरीर से क्या हो जाता है? अलैंगिक जनन हो जाता है। जैसे विखंडन एक अलैंगिक जनन है, मुकुलन है और कायिक है, इसमें एक ही शरीर में हो जाता है, तो इसी को क्या बोला जाता है? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में एक ही शरीर में होता है, लेकिन लैंगिक प्रजनन में क्या होता है? वहाँ पे नर और मादा युग्मक दोनों भाग लेते हैं। यहाँ पे क्या है? अलैंगिक जनन को विखंडन और मुकुलन विधि से भी क्या होता है? जनन होता है। अलैंगिक विधि में एक विखंडन है और एक क्या है? मुकुलन है। अब यहाँ पे बोल रहा है विखंडन में कि इसमें केंद्रक बढ़ जाता है और नए शरीर का क्या करता है? निर्माण हो जाता है। विखंडन में क्या होता है? इसमें केंद्रक बढ़ जाता है और नए शरीर का निर्माण हो जाता है। जैसे इसमें क्या है? एक केंद्रक है, इसमें क्या है? केंद्रक है, और उसके बाद इसका इस तरह से आकार होता है। किस तरह से? इस तरह से। और उसके बाद ये तीन भाग में बट गया। कै भाग में? तीन भाग में। तो मुकुलन विधि इस तरह से होता है। वही बोल रहा है कि इसमें केंद्रक बढ़ जाता है और नए शरीर का क्या होता है? निर्माण। यानी कि केंद्रक के टूटने से क्या होता है? यानी ये दो तीन गो का निर्माण हो जाता है। दो से तीन का निर्माण होता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है मुकुलन। मुकुलन मैंने क्या होता है? बडिंग। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बडिंग। बोल रहे हैं कि इस प्रकार के जनन में शरीर में एक उभार पैदा होता है। मुकुलन जनन में क्या होता है? शरीर में एक उभार पैदा होता है, जिसे क्या कहते हैं? बड। यह बड कुछ समय पश्चात टूटकर नए जीव का निर्माण करता है। जैसे इसका जो स्ट्रक्चर है इस तरह के है, उसके बाद थोड़ा सा उभार पैदा होता है और उसके बाद यहाँ से क्या होता है? टूट जाता है। क्या होता है? टूट के इस तरह से गिर जाता है और इस तरह से क्या हो जाता है? टूट कर निर्माण हो जाता है। तो अलैंगिक जनन में एक हो गया विखंडन, एक हो गया मुकुलन, एक और क्या है? कायिक जनन। हम लोग अलैंगिक जनन में क्या पढ़े थे? उसमें मुकुलन के बारे में पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज? कायिक जनन के बारे में। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कायिक जनन का इंग्लिश होता है वेजिटेटिव। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैसा जनन जिसमें जड़, तना तथा पत्तियां भाग लेती है। कायिक जनन में होता है काया, माने काया मतलब शरीर। जैसे यहाँ पे बोल रहा है क्या? वैसा जनन जिसमें जड़, तना तथा पत्तियां भाग लेती है उन्हें कायिक जनन कहते हैं। जिस जनन में जड़ भाग ले रहा है, तना भाग ले रहा है, पत्तियां भाग ले रहा है, उसको क्या बोलेंगे? कायिक जनन। जैसे ब्रायोकिलम पत्थर चट्टा का पौधा, चाहे गन्ना, आलू, गुलाब, शकरकंद ETC में क्या होता है? जड़, तना तथा पत्तियां भाग लेता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? कायिक जनन। आगे है लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या बोल रहा है कि इस प्रकार के जनन में नर युग्मक तथा मादा युग्मक दोनों भाग लेता है। अलैंगिक जनन में हम लोग क्या पढ़े थे कि इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक भाग नहीं लेते हैं, लेकिन लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, यानी आवश्यक होता है। जब तक लैंगिक जनन में नर और मादा भाग नहीं लेगा तब तक वो प्रजनन संभव नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे एक स्पर्म का चित्र है, शुक्राणु का। यहाँ पे इसका चित्र, यहाँ पे एक काची है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? आइक्रोसोम बोलेंगे। और एक क्या होता है? न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक होता है, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग?
गाइट्रोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। और एक आती है टेल, टेल माने पूंछ, यानी जिस शुक्राणु में पूंछ होगा वही शुक्राणु अंडाणु में प्रजनन में काम आता है। जिसमें पूंछ नहीं होता है वो शुक्राणु प्रजनन में काम नहीं आता है। यहाँ पे लिखा हुआ है पेनिस के बारे में कि यह बाह्य जनन अंग है, इसका मुख्य कार्य शुक्राणु को मादा जनन तक पहुँचाना है। पेनिस का काम क्या चीज़ है? पेनिस का काम है कि जो भी क्या है शुक्राणु है उसको कहाँ पहुँचाना है? मादा जनन अंग तक। पेनिस का यही काम है। अब यहाँ पे एक चित्र है, यहाँ पे पेनिस का ही चित्र है। यहाँ पे दो पेनिस है, एक इसको क्या बोलते हैं? बैस डिफरेंस बोलते हैं। ये क्या है? टेस्ट्स है। और ये क्या है? हाँ, एपिडिडमिस है। यहाँ पे रिमार्क में लिखा हुआ है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुष में गौण लैंगिक लक्षण लाता है, जैसे दाढ़ी, मूछ, आवाज़ का भारी होना। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण क्या होता है? दाढ़ी, मूछ और आवाज़ का क्या होता है? भारी हो जाता है। उसके बाद बोल रहा है कि पुरुष में जो जनन क्षमता है वो 14 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है और आजीवन रहती है। लेकिन बोल रहा है कि जबकि महिलाओं में जनन क्षमता 12 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ होती है और 50 वर्ष की अवस्था के बाद समाप्त हो जाती है। यानी कि पुरुष में जो क्या होता है? पुरुष में जो जनन क्षमता है वो क्या रहता है? आजीवन रहता है। लेकिन महिला में 12 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ होता है और 50 वर्ष की अवस्था में क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे जो पुरुष का जो भारी आवाज़ होता है, मूछ आता है और क्या है? दाढ़ी आता है, तो उसका रीजन क्या है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावित होना। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अगर स्रावित नहीं होगा तो जो दाढ़ी है वो नहीं आ पाएगा, आवाज़ भारी नहीं हो पाएगा, तो हार्मोन का स्रावित होना जरूरी हो जाता है। अब हम लोग मादा जनन अंग के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मादा के वैसे अंग जो जनन क्रिया में भाग लेती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मादा जनन अंग। मतलब कि मादा के जितने भी अंग हैं जो काची में भाग लेता है जनन क्रिया में, यानी कि रिप्रोडक्शन होने में जो भाग लेता है उसको क्या बोलते हैं? मादा जनन अंग। आगे यहाँ पे क्या है? अंडाशय है और एक क्या है? अंडवाहिनी है। क्या चीज़ है? अंडाशय और अंडवाहिनी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंडाशय मतलब होता है ओवरी। बोल रहा है कि इसकी संख्या 2 होती है। मादा में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 2। बोल रहा है कि इसका मुख्य कार्य अंडा का निर्माण करना है। अंडाशय का काम क्या है? अंडा का निर्माण करना। ओवरी का काम अंडा का निर्माण करना है। आगे बोला है कि अंडाशय से 3 प्रकार का हार्मोन निकलता है। अंडाशय से कितने हार्मोन स्रावित होते हैं? 3। एक एस्ट्रोजन हार्मोन है, एक प्रोजेस्टेरोन है, एक रिलैक्सिन है। बोल रहा है कि यह हार्मोन मासिक चक्र को नियंत्रित करता है। किस चक्र को नियंत्रित करता है? मासिक चक्र। उसके बाद एक हार्मोन क्या है? प्रोजेस्टेरोन है। बोल रहा है कि यह हार्मोन स्तन विकास तथा गर्भधारण में सहायक है। ये महिला के अंदर क्या करता है? यह हार्मोन स्तन विकास, हाँ, स्तन को विकास करने में तथा गर्भधारण में क्या होता है? सहायक होता है। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन। एक होता है रिलैक्सिन। बोल रहा है कि यह हार्मोन प्रसव यानी कि डिलीवरी के लिए सहायक है। यानी कि डिलीवरी में कौन हार्मोन स्रावित होता है? रिलैक्सिन हार्मोन। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि यूट्रेस के मार्ग को चौड़ा कर देता है। क्या कर देता है? हाँ, और जो रिलैक्सिन हार्मोन है जो यूट्रेस के मार्ग है उसका क्या कर देता है? चौड़ा कर देता है। उसके बाद बोला है कि अंडवाहिनी को इंग्लिश में फ्लोपियन ट्यूब बोलते हैं। बोल रहा है कि नली के समान रचना होती है। फ्लोपियन ट्यूब एक क्या है? नली के समान रचना होती है। बोल रहा है कि जो निषेचन की क्रिया में अंडवाहिनी में होती है। जो कहाँ होता है? निषेचन की क्रिया में अंडवाहिनी में होता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं। नर युग्मक को क्या बोलते हैं? शुक्राणु। उसके बाद बोल रहे हैं कि वही शुक्राणु जनन क्रिया में भाग लेती है। नर के अंदर क्या होता है? स्पर्म होता है और वही स्पर्म काची में भाग लेता है? जनन क्रिया में भाग लेता है। आगे बोल रहा है कि प्रत्येक शुक्राणु में 23 जोड़ा क्रोमोजोम पाया जाता है। प्रत्येक जो शुक्राणु होता है उसमें कितना जोड़ा क्रोमोजोम होगा? 23 जोड़ा, यानी कि 46। आगे बोल रहा है कि मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। हाँ, मादा युग्मक को क्या बोलेंगे? अंडाणु। उसके बाद बोल रहा है कि अंडाणु का आकार स्पर्म से बहुत बड़ा होता है। जो पुरुष में स्पर्म होता है उससे बड़ा आकार किस चीज़ का होता है? अंडाणु का। बहुत बड़ा आकार होता है, उससे माने बड़ा होता है। उसके बाद आगे बोल रहा है कि अंडाणु गोल आकार का होता है। इस तरह से अंडाणु क्या है? गोल आकार का।
उसमें बोल रहा है कि इसमें भी 23 जोड़ा क्रोमोजोम पाया जाता है। इसमें कितना पाया जाता है? 23 जोड़ा इसमें क्रोमोजोम पाया जाता है। उसके बाद है कि जो अंडाणु के जो बाहरी भाग है उसको कोरोना रेडियोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोना रेडियोटा। और जो कोरोना रेडियोटा के जो अंदर वाला भाग है इसको जोन प्लेसोडा बोलते हैं। और बीच में एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में? केंद्रक बोलते हैं। केंद्रक। ये क्या है? पूरा ये ओवम अंडाणु है। और ये अंडाणु का बाहरी भाग कोरोना रेडियोटा और अंदर का भाग जोन प्लेसोडा और बीच में एक क्या होता है? न्यूक्लियस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्रक। यहाँ पे क्या है? नर जननंग। यहाँ पे बोल रहा है कि नर के शरीर का वह भाग जो जनन क्रिया में भाग लेती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नर जननंग। यानी कहने का मतलब क्या है कि नर के शरीर में जितना भी अंग है जो क्या लेता है? जनन क्रिया में भाग, उसको क्या बोलेंगे? नर जननंग। आगे बोल रहा है वृष्ण। यहाँ पे बोल रहा है कि इसकी संख्या 2 होती है। यह शरीर के बाहर होता है। वृष्ण कहाँ होता है? शरीर के बाहर होता है। उसके बाद बोल रहा है कि इसका मुख्य कार्य शुक्राणु तथा टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करना है। यानी वृष्ण का काम क्या चीज है? टेस्ट का, उसका शुक्राणु का निर्माण करना और टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करना है। बोल रहा है टेस्टोस्टेरोन उत्तेजना पैदा करता है। टेस्टोस्टेरोन क्या पैदा करता है? उत्तेजना। हाँ। उसके बाद बोल रहा है कि शुक्राणु के निर्माण में प्रोस्टेट ग्रंथि भाग लेती है। शुक्राणु के निर्माण में क्या भाग लेती है? प्रोस्टेट ग्रंथि भाग लेती है। यहाँ पे एक अधिवृष्ण है। यह वृष्ण से जुड़ा हुआ रहता है। अधिवृष्ण क्या होता है? वृष्ण से जुड़ा होता है। इसका मुख्य कार्य परिपक्व शुक्राणु को संचित रखना है। अधिवृष्ण का काम क्या है? जो परिपक्व शुक्राणु है उसको संचित रखने का काम क्या करता है? अधिवृष्ण करता है। उसके बाद यहाँ पे बेस डिफरेंस है। बोल रहा है कि यह पतला नस होता है। बेस डिफरेंस क्या है? पतला नस होता है जिसके माध्यम से शुक्राणु पहुँचते हैं। बेस डिफरेंस के माध्यम से क्या पहुँचता है? शुक्राणु पहुँचता है। जैसा यहाँ पे है, यहाँ पे वेजाइना है, उसके बाद यहाँ पे यूट्रस यानी कि गर्भाशय है। यहाँ से स्पर्म यूट्रस में जाएगा और यूट्रस में ही जो बच्चा का जो हृदय है यहाँ यूट्रस में ही क्या होता है? बनता है। कहाँ बनता है? यूट्रस में। उसके बाद इस तरह से यहाँ तक जाता है। ये यहाँ पे फलोपियन ट्यूब है। क्या है? फलोपियन ट्यूब। और उसके बाद ये जो ओवम है यहाँ पहुँचता है, फिर इस तरह से यहाँ पे पहुँचता है। तो ये हिसाब किताब है। क्या है? वेजाइना। वेजाइना के बाद इस भाग को क्या बोलेंगे? यूट्रस। यूट्रस में क्या होता है? गर्भाशय। और गर्भाशय में क्या होता है? जो भ्रूण है वो भ्रूण जो बच्चा का रूप लेता है उसमें पहले क्या बनता है? हृदय बनता है। यहाँ पे क्या है? वेजाइना। अब यहाँ पे है कि अगर यहाँ से क्या जाएगा? वेजाइना और यूट्रस में जाएगा। उसके बाद इधर से अगर 2 अंडाणु आ जाता है, जब एक शुक्राणु और उधर से क्या आएगा? 2 अंडाणु, तो इसके दौरान क्या होगा? जुड़वा बच्चा के क्या होता है? निर्माण होता है। उसके बाद है कि जो महिला में जब भ्रूण का निर्माण होता है तो उस समय महिला में आयरन और कैल्शियम की कमी हो जाता है। किसका कमी हो जाता है? फेरस का कमी हो जाता है और उसके बाद कैल्शियम का कमी हो जाता है। ये 2 जो एलिमेंट है इसका कमी हो जाता है जब बच्चा का निर्माण होने लगता है। यहाँ पे क्या है? निषेचन, जिसको कहते हैं इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। बोल रहा है कि नर युग्मक का मादा युग्मक से मिल जाना ही क्या बोलते हैं? निषेचन। जब नर जाइगोट और क्या है? फीमेल का जो जाइगोट है जब मिल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? निषेचन। बोल रहा है कि निषेचन की क्रिया फलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ होता है? फलोपियन ट्यूब में। यहाँ पे ये फलोपियन ट्यूब में होता है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि निषेचन के बाद युग्मनज का निर्माण यानी जाइगोट का निर्माण होता है और युग्मनज थोड़ा विकसित होने के बाद भ्रूण बन जाता है। जैसे यहाँ पे एक मेल गैमेट है, एक फीमेल गैमेट है। इसको ये दोनों मिलने के बाद क्या होता है? जाइगोट का निर्माण होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? युग्मनज। उसके बाद युग्मनज बड़ा होकर क्या बनता है? भ्रूण। और भ्रूण के बाद क्या होता है? एक शिशु यानी कि बॉडी का निर्माण हो जाता है। यहाँ पे क्या था? एक मेल गैमेट था, एक फीमेल गैमेट था। दोनों जब आपस में मिला तो क्या होगा? जाइगोट का निर्माण हो गया। और जाइगोट बड़ा होकर क्या हुआ? भ्रूण, जिसको एम्ब्रो इंग्लिश में बोलते हैं। और एम्ब्रो के बाद फिर हो जाता है क्या? शिशु। इससे थोड़ा सा बड़ा होगा तो उसको क्या बोलेंगे? शिशु, यानी बॉडी का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह से निषेचन की क्रिया होता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रखनली शिशु।
जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बॉडी। बोल रहा है कि जब निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर न कराकर बाहर प्रखनली में कराई जाती है तो उसे प्रखनली शिशु बोलते हैं। क्या बोल रहा है कि निषेचन की क्रिया कहाँ होता है, प्रखनली में, तो उसे क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी यानी कि प्रखनली शिशु। आगे कि विश्व में पहली प्रखनली शिशु 25 जुलाई 1978 को ब्रिटेन में लुई ब्राउन हुई थी। लुई ब्राउन नाम के एक ह्यूमन बना था। उस सबसे पहले क्या था, प्रखनली शिशु, यानी प्रखनली में सबसे पहले किस शिशु का निर्माण किया गया, लुई ब्राउन को। बोल रहा है कि भारत में पहली प्रखनली शिशु 6 अप्रैल 1986 को मुंबई में इंदिरा हुई। हाँ, भारत में सबसे पहले कब हुई, 6 अप्रैल 1986 को, और मुंबई में इंदिरा नाम के लड़की का जन्म हुआ। उसके बाद बोल रहा है सेरोगेट मदर। बोल रहा है कि जब कोई महिला दूसरे के बच्चे को अपनी गर्भ में पालती है तो वह महिला क्या कहलाती है, सेरोगेट मदर। जब किसी के बच्चे को कोई महिला अपने गर्भ में पालती है तो उसको क्या बोलते हैं, सेरोगेट मदर। यहाँ पे नसबंदी है जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बैस कोटोनोमी। बोल रहा है कि पुरुष नसबंदी को बैस्कोटोमी कहते हैं। पुरुष का जब नसबंदी हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, बैस्कोटोमी। इसमें बोल रहा है कि बेस डिफरेंस को काट दिया जाता है। बेस डिफरेंस जो होता है पुरुष के अंदर उसको काट दिया जाता है। एक है ट्यूबकोटोमी, ये महिला में होता है। बोल रहा है कि मादा नसबंदी को क्या बोलते हैं, ट्यूबकोटोमी। इसमें बोल रहा है कि फलोपियन ट्यूब को क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। मादा का जो फलोपियन ट्यूब है उसको काट दिया जाता है। एक है हिस्ट्रोनोमी। बोल रहा है कि जब पूरा यूट्रस को काट कर निकाल दिया जाता है, इसे हिस्ट्रोनोमी बोलते हैं। जब पूरा जो महिला के अंदर क्या होता है, गर्भधारण होता है, माने गर्भावस्था होता है, उसको जब काट के पूरा निकाल दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, हिस्ट्रोनोमी। एक क्या है, इम्नियोसेप्टोसिस। बोल रहा है कि किसी भ्रूण के लिंग का पता लगाना। क्या पता लगाना, लिंग, यानी कि मेल है या फीमेल। बोल रहा है कि वह लड़का है या लड़की, उसे ही इम्नियोसेप्टिस कहते हैं। यानी क्या बोल रहा है कि किसी भ्रूण के लिंग का पता लगाना। अगर किसी भ्रूण में पता लगाना है कि वह लड़का है या लड़की तो उसे क्या बोलेंगे, इम्नियोसेप्टोसिस। और यह कानूनी रूप से क्या है, प्रतिबंधित है। अगर कोई डॉक्टर ऐसे चेक करके अगर किसी को बताता है तो उसको जेल भी हो सकता है। तो वही बोल रहा है कि इम्नियोसेप्टोसिस कराना या करना दोनों क्या है, कानूनी रूप से क्या है, अपराध है या प्रतिबंध है। आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।